चलो अभी क्या देखेंगे टिपिकल के कैसे तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो टिपिकल में कितना लेटर्स है पहले ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, राइट। तो 7 लेटर को कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं परमुटेशन में, 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, राइट। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें कुछ रिपीटेशन है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें कोई रिपीटेशन है कि नहीं, इसमें कोई रिपीटेशन है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा मेरा आंसर। तो 7 × 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, ठीक है। 4 49 50, तो आंसर क्या हो जाएगा 5040, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है हाउ मेनी वर्ड्स द वर्ड मैनेजमेंट कैन बी अरेंज, ठीक है। मैनेजमेंट कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, कुछ रिपीटेशन नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो मैनेजमेंट में कितना लेटर आ रहा है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में कितना लेटर आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लीटर आ रहा है मैनेजमेंट में, राइट। तो 10 लीटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, टोटल 10 लीटर आ रहा है ना, 5 5 3 8 2 10, 10 लीटर आ रहा है, तो हम लोग 10 लीटर को हम लोग 10 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। अभी देखेंगे क्या उसमें कुछ रिपीटेशन है कि नहीं, देखो अभी इधर 2 है, इधर 2 M है, ठीक है। इधर 2 N है, अच्छा 2 E है, और कुछ है क्या, इधर 2 A भी है। तो मेरा कितना हो गया, अभी देखो, तो मेरा 2 M मिला, 2 N मिला, 2 A मिला, 2 E भी मिला, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है सभी को। देखो पहला 2 फैक्टोरियल किसके लिए आया, M के लिए आया। नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल किसके लिए आया, 2 A के लिए आया। उसके बाद 2 जो फैक्टोरियल आया किसके लिए, 2 N के लिए आया। उसके बाद जो 2 फैक्टोरियल आया 2 E के लिए आया। समझ में, और कुछ है क्या, नहीं है, और सिर्फ G और T बचा है, राइट। तो ये होगा इसका आंसर। क्लियर है। अब देखो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2, तो मैंने लिख दिया था चार्ट 2, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1, ठीक है। 2 से 2 कटेगा, 2 और 2 से 4 कटेगा, ठीक है। और ये वाला 2 से ये 6 कट गया, तो कितना हो गया 3, ठीक है, हो गया डन। अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब देखो हम लोग का लास्ट में 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें 5 भी है 8 भी है। चलो देख लेते हैं। तो 3 × 7 21, 21 × 9 कितना हो जाएगा, 9 189, ठीक है, इंटू 40 इंटू 10, ठीक है। 36 का 6 कैरी 3, 72 + 3 75, ठीक है, 0 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 75600। अच्छा, और ओ अच्छा इंटू, और एक 3 भी है इधर में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे, 18 का 8 कैरी 1, 15 + 1 16 का 6 कैरी 1, 21 + 1 22, तो 226800, 226800, 2268, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आया समझ में, सिर्फ इसमें से कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, इसमें से कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, करंट बी अरेंज, कितने तरीके से करंट को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। पहले थिंग देखेंगे करंट में कितना लेटर्स है। तो करंट जो है इसमें टोटल 4 3 7 लेटर्स है, ठीक है। तो 7 लीटर को हम लोग 7 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे क्या इसमें करंट को मैंने 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। अभी देखेंगे रिपीटेशन है कि नहीं, हाँ भाई रिपीटेशन है। इसमें 2 R है, तो मैंने लिख दिया मैंने 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। उसके बाद क्या है, और कुछ है क्या, और कुछ है नहीं, ठीक है, इतना ही है। क्लियर है, उसमें इतना ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाता है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा, तो सिर्फ 2 ही रहेगा, 3 तक ही रहेगा, ठीक है। ये 2 से 2 तो कट जाएगा और कुछ है नहीं, तो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 18 × 7 126, 126 × 20, ठीक है। 12 12 को 2 कैरी 1, 24 और के 25, आंसर क्या हो जाएगा 2520, 2520, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, ठीक है। इतना आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, सिर्फ लॉजिक याद रखो, परमुटेशन मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं हम लोग एनर्जी की तरफ। एनर्जी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं एनर्जी को, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ऑल वॉवल्स और ऑल कंसोनेंट आर कम टुगेदर होगा। अब देखो, हम लोग को पता है वॉवल्स कितना होता है, वॉवल्स हम लोग का जो होता है ए ई आई ओ यू, टोटल 5 वॉवल्स हुए, राइट। तो मेरा ई वॉवल हुआ, ठीक है, इसमें टोटल कितना वॉवल है, 2 ही वॉवल है। तो बाकी कितना है, बाकी मेरा जो 4 है क्योंकि मेरा चार्ज जो है आपका कंसोनेंट है, ठीक है। तो बताओ दो वॉवल को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दो जो वॉवल है उसको हम लोग 2 फैक्टोरियल तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 2 फैक्टोरियल तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, कॉन्सोनेंट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है, राइट। अभी ये जो वॉवल और कॉन्सोनेंट बना, बेसिकली क्या बना, मैं बेसिकली ये बना कि क्लस्टर बना, मैंने आप लोगों को बोल भी रहा था। तो इधर बना कॉन्सोनेंट का क्लस्टर, इधर बना वॉवल्स का क्लस्टर। अभी ये दोनों क्लस्टर के बीच में भी तो वो इंटरचेंज हो सकता है, हाँ या ना। तो मतलब वो कितने तरीके से इंटरचेंज होगा, 2 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज होगा, डिवाइडेड बाई, अब देखो इसमें 2 ई है तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, काटो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, बचेगा क्या, 2 इंटू 24, दैट इज इक्वल टू 48। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। इतना आसान है टॉपिक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज वर्ड प्राइड बी अरेंज सो दैट ऑल द vowels एंड कॉन्सोनेंट आर कम टुगेदर, ठीक है। प्राइड, अब देखो इसमें भावल कौन सा है, आई है और ई है, दो भावल है, राइट। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 2 फैक्टोरियल तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, दो भावल को। अब आ गया क्या, 3 कॉन्सोनेंट आया है, ये 3 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट को हम लोग 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये दो भावल और 3 कॉन्सोनेंट है, ये भी तो अपने बीच में आपका अरेंज होगा, वो किस तरीके से अरेंज होगा, 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा, राइट। अब इसमें देखो कुछ रिपीटेशन है कि नहीं, कुछ रिपीटेशन है नहीं, चलो लिख लो। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6, 2 का वैल्यू होता है 2, 2 का वैल्यू होता है 2, आंसर कितना हो जाएगा, 24। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। चीज इतना आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज द आई गाइड बी अरेंज सो दैट ऑल द कॉन्सोनेंट vowels आर कम टुगेदर, सेम तरीके से करेंगे। पहले हम लोग vowel फाइंड आउट करते हैं, आई vowel है, यू vowel है, आई vowel है, ई vowel है, टोटल कितना vowel मिला मेरे को, 4 vowel मिला मेरे को, राइट। तो 4 vowel कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अभी देखते हैं कॉन्सोनेंट कौन सा है, इधर इधर 4 हो गया, इधर एक 5 टोटल कॉन्सोनेंट है। तो 5 कॉन्सोनेंट हम लोग 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। है, क्लियर है कि नहीं। अभी देखेंगे इसमें कुछ रिपीटेशन आ रहा है कि नहीं, हाँ भाई है, 2 आई आ रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, खत्म। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाता है, 24। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 बाई 2, 2 से उड़ा 12 आ जाएगा, तो 1440 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चीज इतना आसान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अभी वो देख लेते हैं। अभी देखो, ये बोला, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड सिंपल कैन बी अरेंज सो दैट ऑल vowels कम टुगेदर, ठीक है, जितना ही vowels है सारा एक साथ बैठेगा। अब देखो इसमें vowel क्या क्या है, आई है और ई है, यही दो vowel है। तो दो vowel कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, दो vowel को हम लोग 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हाँ या ना। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, सारा vowel एक साथ बैठेगा, अभी दो vowel एक साथ बैठेगा, मतलब बाकी जो कॉन्सोनेंट है कितना है, केवल 4 कॉन्सोनेंट आया है हम लोग के हाथ में। ये 4 कॉन्सोनेंट और ये जो एक वॉवल था, ये सबको मिला कितना हो गया, 5। तो कितने के से अरेंज हो सकता है, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है। क्लियर है, इसमें अभी देखेंगे क्या कुछ रिपीटेशन है कि नहीं, नहीं है भाई, खत्म हो गया, डन। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। तो 2 का वैल्यू होता है 2, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120, तो आंसर कितना हो जाएगा, 240। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज वर्ड बैंकिंग कैन बी अरेंज इन सच अ वे दैट ऑल vowels एंड कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, ठीक है। सेम तरीके से पहले भावल्स निकालते हैं, एक है भावल, दो है भावल, और कुछ भावल है नहीं है, तो दो भावल को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये बचा हुआ लेटर क्या क्या है, इधर 3 लेटर है, इधर 2 लेटर, 5 लेटर है। तो 5 कॉन्सोनेंट है, 5 कॉन्सोनेंट को हम लोग 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं।
है क्लियर? अच्छा, अभी ये जो 5 कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है, इधर इधर जो 2 कॉन्सोनेंट का 2 वॉवल के क्लस्टर है, ये दोनों क्लस्टर में भी तो आपस में अरेंज होगा, हाँ या ना? मैंने अभी वही बोला, वॉवल कॉन्सोनेंट की जगह जाएगा, कॉन्सोनेंट वॉवल की जगह जाएगा, तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 2 तरीके से अरेंज हो सकता है, मतलब 2 फैक्टोरियल तरीके से, राइट? अभी देखेंगे क्या इसमें कुछ रिपीटेशन है कि नहीं, हाँ भाई है ना, 2n है, नीचे क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है? और कुछ है क्या रिपीटेशन? नहीं है, तो 2 से 2 कटेगा, खत्म करो बात। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल मतलब 120, आंसर कितना हो जाएगा, 240। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, ठीक है? सारा क्वेश्चन वही सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, ठीक है? अभी आते हैं एलिफेंट की तरफ। एलिफेंट में क्या बोला है, कितने तरीके से अरेंज होगा, जिसमें भावल्स ऑलवेज क्या होगा, एक साथ बैठेगा। अभी पहले देखो एलिफेंट वाला जो लेटर है, वर्ड है, वर्ड में भावल क्या क्या, कितना कितना भावल है, इधर ई है, इधर ए है, और कुछ भावल है नहीं है। तो 3 भावल को हम लोग 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? 3 भावल को हम लोग 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी जितना भी कॉन्सोनेंट है, बाकी जितना भी कॉन्सोनेंट है, वो क्या हो सकता है, कितना कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट है। 5 कॉन्सोनेंट को हम लोग 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे, यस और नो? और हमको पता ये है कि भावल और कॉन्सोनेंट जो भी है, ठीक है, वो दो जो क्लस्टर है वो आपस में भी वो अरेंज होगा, तो कितने तरीके से अरेंज होगा, 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा। क्लियर है? डन, मेरा अरेंजमेंट खत्म हो गया। अभी देखेंगे क्या रिपीटेशन है कि नहीं। हाँ भाई रिपीटेशन तो है, इधर इधर 2 ई है, 2 ई के नीचे क्या होगा, 2 फैक्टोरियल होगा, और क्या है, और कुछ है क्या, और कुछ है नहीं, ठीक है? ये हो जाएगा मेरा आंसर, 2 से फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 का वैल्यू अच्छे, 5 का वैल्यू है 120, आंसर हो जाएगा कितना, 720। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, ओके? हम लोग सिर्फ देखेंगे, अच्छा भावल से कम टुगेदर बोला है ना, अच्छा सॉरी, भावल से कम टुगेदर मतलब हम लोग भावल और कॉन्सोनेंट एक साथ मैंने कर दिया था, ठीक है? चल, भावल से कम टुगेदर मतलब मैंने अभी क्या बोला, भावल कितना टोटल इधर, टोटल भावल है मेरा 1 2 3 भावल है, 3 भावल को हम लोग 3 फैक्टोरियल वैसे अरेंज करेंगे। क्लियर है? अभी कॉन्सोनेंट कितना बचा, टोटल कॉन्सोनेंट बचा 5, 5 कॉन्सोनेंट और 3 भावल का एक क्लस्टर, मतलब टोटल कितना हुआ, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्लियर है? नीचे क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, समझ में आ गया? क्लियर है? 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाता है मेरे, 720 बाई 2, 300 क्या हो जाएगा ये, 2160। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो वॉवेल्स आर कम टुगेदर और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स आर कम टुगेदर में बहुत अंतर है। इसमें जो बोला था ऑल वॉवेल्स आर कॉन्सोनेंट आर कम टुगेदर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो इधर वॉवेल्स है, इधर कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल्स के बीच में मान लो ये ए ई ओ है, समझो चीज को अच्छे से। कॉन्सोनेंट में मान लो फिर वाईफाई लगाना ही नहीं चाहिए। इसको फिर से शुरू से रिपीट करते, ठीक है? जब वीडियो भेजना है ना तब कट करके
रिस्पॉन्ड भी करता है बच्चा? अभी अभी देखो, अभी देखो, ये फिर से एक बार बोलते हैं नेट कनेक्शन चला गया था, ऐसे इसको कर गया, ठीक है, देख यहाँ पर। तो इसमें क्या बोला गया है, सिर्फ वॉवल्स कम टुगेदर बोला गया, राइट। देखो वॉवल्स कम टुगेदर और कॉन्सोनेंट कम टुगेदर दोनों में फर्क है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट कम टुगेदर मतलब क्या है, देखो वॉवल का क्लस्टर और कॉन्सोनेंट का क्लस्टर दोनों अलग अलग होगा। वॉवल्स और कम टुगेदर मतलब क्या है, वॉवल्स जो होगा वो एक साथ बैठेगा, वो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के मिडिल में भी बैठ सकता है, साइड में भी बैठ सकता है, कोई भी जगह बैठ सकता है, राइट। लेकिन जब ये दोनों एक साथ बैठेगा, बोला गया क्या है, दोनों मिसमैच कभी नहीं होगा। जैसे कि एकदम बेसिक एग्जांपल से देखो, जैसे कि मान लो ए और के ओ है, ठीक है, इसमें भावल कौन सा है, ए है और ओ है। तो ए ओ ऐसे भी बैठ सकता है, ठीक है, ऐसे भी बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन जब भावल्स और कॉन्सोनेंट कम टुगेदर बोलेगा, ये ये कॉम्बिनेशन कभी पॉसिबल नहीं है, ये वाला कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा, ए ओ आर के, ओ ए के आर, ओ ए आर के, ए ओ के आर। अभी क्या होगा, इस दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरचेंज भी होगा। ये होता है भावल से कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो दोनों में फर्क यही है, ठीक है। जब वॉवल से कम टुगेदर बोला जा रहा है मतलब कि उसका मिडिल में है, ठीक है, मिडिल में भी हो सकता है, साइड में हो, तो कोई भी जगह हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये बोला जाएगा कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, मतलब एक साथ दोनों ही है, एक साथ है, ठीक है, जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन में था, ठीक है, इसी तरह से तब हम लोग को अलग अलग दोनों क्लस्टर लेना पड़े। अब इसमें देखते हैं इसमें वॉवल क्या क्या है, ई है, ए है, तीन वॉवल है, तो तीन वॉवल कैसे अरेंज कर सकते हैं हम लोग, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी कितना कॉन्सोनेंट बचा है, 1 2 3 4 5, फिर 5 कॉन्सोनेंट बचा है, क्लियर है। 5 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवल का एक क्लास है, कितना हो गया, 6। आंसर कितना होगा, 3 फैक्टर 6। अभी देखेंगे क्या इसमें कुछ रिपीटेशन है कि नहीं है, भाई हाँ है ना, रिपीटेशन 2 ई है, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो 3 फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 6, 6 का कितना हो जाएगा, 720, नीचे क्या हो जाएगा, 2, 3 से काटो तो आंसर क्या हो जाएगा, 2160। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या बोला है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज the letters of the word inside be arranged in such a way that all vowels always come together। सारा जितने भी vowels है सारा एक साथ बैठेगा, ठीक है। अब देखो इनसाइड में, यहाँ पे देखो भावल से कम टुगेदर बोला है, इनसाइड में भावल क्या क्या है, आई है, ई है, तीन भावल है, तो तीन भावल को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल तरीके से उसको अरेंज लिखेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। बचा हुआ लेटर क्या क्या है, बचा हुआ लेटर है ए एस ई और डी ई, ठीक है। तो मत सॉरी एन एस डी, तीन ही बचा हुआ लेटर है, ठीक है। तो 3 बचा हुआ लेटर और 3 भावल को मिला के हम लोग एक क्लस्टर मानेंगे, टोटल कितना हुआ, 4 हुआ, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्लियर है। अच्छा अभी देखेंगे इसमें कोई रिपीटेशन है कि नहीं, हाँ भाई रिपीटेशन है ना, तो ये क्या होगा, 2 फैक्टोरियल होगा मेरा आंसर, ओके। चलो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, 4 का वैल्यू कितना होता है, 24 होता है, नीचे हो जाएगा 2, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 72। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। जैसे ही क्वेश्चन लग रहा है बहुत आसान है, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है वॉवल सा कम टुगेदर बोला है या फिर कॉन्सोनेंट एंड वॉवल बोथ आर कम टुगेदर, एक चीज ध्यान से रखिए, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ऑल वॉवल का टुगेदर, ठीक है। बाहर निकालते हैं पहले इसमें से, आई है आई और क्या यू है, तो 3 भावल है, ठीक है। 3 भावल को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल तरीके से वो अरेंज हो सकता है। अभी बचा हुआ लेटर क्या क्या है, एन है, एन है, एन है, एम है, मतलब 1 2 3 4 लेटर है, ठीक है। 4 लेटर और 3 पार्ट को एक क्लास पर, मतलब हो गया 5, ठीक है। अब नीचे क्या लिखेंगे आप लोग, अलाउ हम लोग नहीं करेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं करेंगे, मतलब किसमें, एम कितने बार है, एम तो एक ही बार है, एम कितने बार है, एम 2 बार है, 3 बार है एम, ठीक है। आई कितने बार है, आई 2 बार है, ठीक है।
और कुछ है? और कुछ नहीं है। ठीक है, 3 2 5 2 7, ठीक है 8, सही है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कट गया मेरा, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 120 से 2 कितना रहेगा? 60 रहेगा। ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या बोला? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन से बहुत बेहतरीन बनेगा, परमुटेशन से भी बनता है, कॉन्सेप्ट बोलेंगे इसको। इसके पहले ये परमुटेशन टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसको पहले निपटा लेते हैं, ठीक है, उसको पहले चुराते हैं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला? इन हाउ मेनी वेज 6 टीचर्स 7 डॉक्टर एंड 8 इंजीनियर बी सीटेड इन अ रो इन द कॉन्फ्रेंस हॉल सो दैट ऑल पर्सन ऑफ द सेम प्रोफेशन सिट्स टुगेदर। ठीक है, अब इसमें सेम चीज देखो, भावल कॉन्सोनेंट बनाई है, तो जो प्रोफेशंस है वो जितना भी, जैसे कि टीचर लोग जो है, टीचर एक साथ ही बैठेगा, डॉक्टर लोग एक साथ ही बैठेगा, इंजीनियर एक साथ ही बैठेगा, ऐसे बोला है। अब देखो टीचर जो 6 टीचर है उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? उसको हम लोग 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओके, जो 7 डॉक्टर है उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? हम लोग 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो 8 इंजीनियर है उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? उसको 8 फैक्टोरियल तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 6 टीचर 7 डॉक्टर 8 इंजीनियर हो गया। अब ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन तो अब मतलब अपने में से भी तो वो इंटरचेंज हो सकता है। पहले डॉक्टर का ग्रुप आया, उसके बाद टीचर का ग्रुप, उसके बाद इंजीनियर का ग्रुप, या फिर ये भी हो सकता है पहले इंजीनियर का ग्रुप आया, उसके बाद डॉक्टर का ग्रुप आया, उसके बाद टीचर का ग्रुप। तो मेरा कॉम्बिनेशन बहुत सारा हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर। तो 6 7 8 3 फैक्टोरियल, देखो 6 7 8 3, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। आया समझ में? बहुत आसान टॉपिक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं कि नहीं इधर। अच्छा देखो, इसमें भी सेम टाइप का है। इसमें क्या है? नेशनलिटी बोला गया है। पहले वाला क्वेश्चन में था प्रोफेशन था, इसमें 4 इंडियन है, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से वो अरेंज होगा, 4 इंडियन। ठीक है, 5 अफ्रीकन क्या होगा? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा, और 7 जापानीज क्या होगा? 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा। अब ये जो 3 डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं वो अपने में भी तो वो क्या होगा? इंटरचेंज होगा, शफल होगा। तो कितने तरीके से सफल होगा? 3 टाइप का नेशनलिटी है, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से वो सफल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 5 7 4 5 7 3 4 5 7 3, ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट। आया समझ में सभी को? क्लियर है? अच्छा, आगे लिखते हैं, और कुछ है कि नहीं इस पर? नहीं है आई गेस, नहीं है नहीं है नहीं है ना। चलो अभी थोड़ा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हैं, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है क्या। कॉम्बिनेशन मतलब मैंने क्या बोला था? कॉम्बिनेशन मतलब मैंने बोला था सिलेक्शन। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करने का जब भी मौका मिलेगा तब भी हम लोग क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन लिखने का स्टाइल क्या था? कॉम्बिनेशन लिखने का स्टाइल था एनसीआर से हम लोग कॉम्बिनेशन को लिखते हैं, एनसीआर से हम लोग कॉम्बिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, एनसीआर, ठीक है, एनसीआर से लिखते हैं। अच्छा, ये एनसीआर क्या था? ये एनसीआर था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। ये तो था, क्लियर है? ये तो था, एनसीआर का मतलब तो वही था। अभी क्या है कि लोग क्या करता है, बड़ी भूल ये करता है, 10C4 है, वो लोग क्या करता है 10 फैक्टोरियल लिखता है, उसके बाद 10 माइनस 4 फैक्टोरियल लिखता है, तो इनटू 4। भाई इतना टाइम हम लोग क्यों वेस्ट करें? अब इसको देख, इसको स्प्लिट करना सीखो, क्या होता है क्या। जब स्प्लिट करना सीख जाओगे चीज बहुत इजीली बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सीन, जैसे कि मैंने बोला कि एन, एन की जगह मैंने बोला लेट्स से 10, 10C3 है, इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। देखो 10 और 3 क्या है? बेसिकली नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नीचे 3 है, तो हम लोग का 10 से हम लोग उसका नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर जाएंगे, 10 उसके बाद 9 उसके बाद 8 हो गया। और नीचे 3 क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। आया समझ में? तो 10C3 का हल हो जाएगा ये, 3 से काटो इसको, 2 से इसको काटो 4, तो कितना हो जाएगा? 120। आया समझ में?
इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब देखो ये कैसे हुआ है, ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग, क्यों हम लोग लिख रहे हैं ऊपर में तीन, ओनली तीन नेचुरल नंबर, नीचे तीन नेचुरल नंबर। अब सीन देखो क्या है, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, एक्सपांड करेंगे, कुछ इस तरह से बनेगा। 10 माइनस 3 मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, हाँ या ना, यही तो बनेगा। अच्छा 10 फैक्टोरियल को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल उड़ गया, तो बचेगा क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। है समझ में कैसे ये हो रहा है, क्लियर है। अच्छा अभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन में कभी कभी ये भी देता है 10C7 भी देता है, 10C7, ठीक है। तो 10C7 जब देगा तो वो भी क्या आप लोग वैसे ही करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 से लास्ट 7 तक जाएंगे, से ऊपर में 7 टर्म तक लेंगे, नीचे भी 7 से लेकर एक टर्म तक लेंगे, नहीं। ये 10C7 होता है वो 10C3 के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, हम लोगों का कॉम्बिनेशन में एक कंसेप्ट ये भी है, NCR1 इक्वल टू NCR2 कब होता है, जब R1 प्लस R2 का सम इनके बराबर होता है, ठीक है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, कैसे ये हुआ, अब इसको भी समझो अच्छे से। 10C7 है ना भाई, तो 10C7 मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, 10 से लेके 7, टोटल 7 टर्म लिखेंगे, 10 9 8 7 6 5, देखो कितना होगा 4, तो 6 हो गया, और एक लिखेंगे 4, इतना ही होगा। नीचे क्या लिखेंगे, 7 से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होगा ये, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। देखो 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 4 कट गया, तो बचेगा क्या 10 9 8 3 2 1, जो 10C3 में भी था। तो इसीलिए हम लोग इतना मेहनत नहीं करते, हम लोग वही करते क्या, हम लोग वो देख लेते कि कौन सा, जैसे कि मान लो ये 10C7 दिया है, तो 10C7 का वैल्यू किसके साथ मैच करेगा, 10C3 के साथ मैच करेगा। सेम तरीके से 10C6 का वैल्यू किसके साथ मैच करेगा, 10C4 के साथ मैच करेगा। क्लियर है, चीज ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा कंप्यूटेशन का एक्सपांशन। अभी देखो लॉजिक पे चलता है। जैसे कि मान लो मेरे को बोला गया है 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए, देखो ध्यान से, 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर कैसे हम लोग बना सकते हैं, कुछ मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि नंबर कुछ इस तरह से 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कुछ इस तरह से नंबर कुछ दिए हैं। क्या आपके पास, तो हमको क्या पूछा गया है, 4 डिजिट का नंबर पूछा गया, ठीक है। बड़ा, अब भाई देखो 4 डिजिट का जो नंबर होता है, ठीक है, इसका यूनिट प्लेस से लेके 4th प्लेस तक मेरा जो नंबर होगा बेसिकली क्या होगा, वो 1000 से लेके 49 तक होगा, हाँ या ना, यही तो होगा। तो लेकिन इसमें 0 0 तो है नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 4 डिजिट का नंबर बोला गया तो 4 ऐसा प्लेस बनाओ, ठीक है, 4 ऐसा प्लेस बनाओ, 4 डिजिट का है तो 4 प्लेस बनाओ, ठीक है। अब देखो 4 डिजिट का नंबर है तो किससे बनाना है, इससे ही बनाना है। क्वेश्चन में मेंशन कर भी सकता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, कभी कभी नहीं भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, रिपीटेशन को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग रिपीटेशन को कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, समझ में आया। रिपीटेशन जब हम लोग अलाउ हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब ध्यान से सुनिए। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट टेक्निक ये होता है, कोई भी एक क्वेश्चन स्टार्ट करो, या फिर इनिशियल पोर्शन या फिर लास्ट वाला, मतलब यूनिटी से शुरू करो या शुरू से शुरू, चलो हम लोग शुरू शुरू करते हैं, एकदम पहला वाला जगह से शुरू करते हैं। टोटल आप लोगों के पास कितना लेटर है, टोटल लेटर आपका हाथ में है, टोटल 6 लेटर है हाथ का। तो पहले वाला प्लेस में 6 में से कुछ ना कुछ लेटर तो बैठेगा ही बैठेगा, तो हम लोग किस तरीके से बैठा सकते हैं, 6C1 तरीके से बैठा सकते हैं, राइट, क्लियर है। तो पहला वाला स्थान वाला जो प्लेस है उस प्लेस में
6 में से कोई भी एक नंबर बैठ सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अभी पहला वाला प्लेस में एक नंबर बैठ गया, राइट। अभी दूसरा वाला प्लेस खाली है अभी। तो दूसरा वाला प्लेस में हम लोग, तो पहला में एक नंबर बैठ ही गया, तो बचा हुआ नंबर कितना है, 5 नंबर बचा हुआ है, तो मतलब दूसरा वाला प्लेस में 5C1 तरीके से नंबर बैठा सकते हैं। क्लियर है, मतलब 5 नंबर में से एक नंबर बैठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्लेस में क्या बैठा सकते हैं हम लोग, जो 4 नंबर बचा हुआ है वो 4 नंबर में से एक नंबर बैठा सकते हैं, तो क्या होगा, ये 4C1 होता है। और लास्ट वाला प्लेस में क्या बचा रहेगा, 3 नंबर बचा रहेगा, तो 3 नंबर में से एक नंबर बैठा सकते हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3, खत्म। 30 और 12, मतलब आंसर हो जाएगा 360। क्लियर है ये चीज? तो कैसे हम लोग को 4 डिजिट नंबर बनाना है। ओके। अच्छा अभी देखो, ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 डिजिट नंबर बोला गया है, ठीक है। अभी नंबर को कुछ इस तरह से 0 2 3 5 7 8 और 9, ठीक है। आपको 4 डिजिट का नंबर बोला गया, तो 4 डिजिट का नंबर है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 ऐसे प्लेस बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अच्छा अभी देखो, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। पहला वाला प्लेस में क्या 0 रख सकते हैं हम लोग? कभी नहीं रख सकते, क्योंकि 0 हम लोग रखेंगे तो वो 4 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं, वो 3 डिजिट बन जाएगा। तो मतलब पहले वाला प्लेस में कभी भी 0 को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो हम लोग कंसिडर किसको करेंगे, बचा हुआ टोटल 5 डिजिट को कंसिडर करेंगे। 5 में से एक बैठेगा, मतलब हम लोग कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 5C1 हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? अभी क्या होगा, 0 अभी तो अवेलेबल हो गया है, तो 0 तो अभी बैठा सकते हैं कोई भी जगह में। 0 जब बैठा सकते हैं हम लोग, तो मेरा अभी हाथ में कितना नंबर है, क्योंकि पहला प्लेस में एक नंबर बैठ गया है। बचा हुआ नंबर कितना, अभी बचा हुआ नंबर है टोटल 5। इसमें भी क्या होगा, 5C1 बचेगा। उसके बाद क्या होगा, 4C1 होगा। उसके बाद क्या होगा, 3C1। बोलो क्लियर है कि नहीं? 25 × 4 2 100 × 3 मतलब 300 होगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? ओके, पहला प्लेस में एक बैठ गया है, तो बचा हुआ 6 नंबर में से कितना नंबर बचा है, 5 नंबर ही बचा है, ठीक है। ओके, जब हम लोगों का दूसरा प्लेस में भी एक नंबर बैठ जाएगा, तो बचा हुआ नंबर कितना बचेगा, बचा हुआ नंबर होगा 4। 4 में जब एक बैठ जाएगा, बचा हुआ नंबर कितना है, 1। तो ये मतलब 3, तो हो गया क्या, 5 × 5 × 4 × 3, ये होगा मेरा आंसर, मतलब 300 हो गया मेरा आंसर। ठीक, क्लियर? कमेंट पे बोल देना। तो समझ में आ गया क्या है, बहुत इजी टॉपिक है। अब क्वेश्चन की तरफ जाइए। क्वेश्चन में क्या बोला है, अब देखो। अब देखो क्या बोला है। क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 2 3 5 6 9। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट ऑफ डिप्रेशन में डिजिट नॉट अलाउड। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तुम लोग 3 प्लेस लिखेंगे, ऐसे खत्म करेंगे बात। तो पहले वाला प्लेस में 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर बैठ सकता है, तो आंसर क्या होगा, 5C1 होगा। दूसरा वाला प्लेस में बचा हुआ 4 नंबर में से एक नंबर बचेगा, बैठेगा, 4C1 होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, 3C1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 12 × 5 60 हो गया आंसर। ठीक है, अनामिस होगा आंसर। क्लियर है? 3 डिजिट नंबर बोला है ना, 3 डिजिट नंबर हम लोग कैसे बना सकते हैं, हम लोग 5 4 3 डिजिट बना सकते हैं हम लोग 3 डिजिट नंबर। क्लियर है? इसमें बोला क्या गया, रिपीटेशन, ओ रिपीटेशन डिजिट अलाउड बोला है। ओ अलाउड बोला है, जब अलाउ बोला जाएगा तब क्या होगा, सब जगह में हम लोग 5 5 डिजिट लगाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 125। तब भी मेरा आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड।
आया समझ में? क्लियर है? अब लोग एक और कंसेप्ट आप लोगों को बोलेंगे। कंसेप्ट क्या है? जब मान लो को बोला जाएगा कि 4 डिजिट नंबर बनाए या 5 डिजिट नंबर बनाए, वो नंबर 5 से डिविजिबल है या फिर 2 से डिविजिबल है, ऐसा। अब उसको कैसे करेंगे? देखो भाई, 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 5 से डिविजिबल होने के लिए उसको जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, ठीक है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, मतलब एक घर का जो संख्या है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, ठीक है, वो क्या होना पड़ेगा? वो होना पड़ेगा 5, ये सुन लो, या फिर 0। तो मेरा यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा वो क्या होगा? 5 होगा या फिर 0 होगा, ठीक है ना? यूनिट प्लेस का डिजिट 5 है या फिर 0 है। तो अब सामने चीज क्वेश्चन में मान लो ऐसा कुछ बोला है, जैसे कि नंबर मान लो कुछ दिया है 0 2 3 4 5 7। आपको बनाने के लिए, अच्छा एक और नंबर ले लेते 8। अब बनाने के लिए क्या बोला? 4 डिजिट नंबर बनाओ, जो क्या होगा? 5 से भाग दो, ऐसा नंबर, ठीक है। 4 डिजिट नंबर जब 5 से भाग दो। अब ध्यान दो, 4 डिजिट के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे 4 जगह बनाएंगे, ठीक है, ऐसे 4 जगह बनाएंगे। आया समझ में? क्लियर है? अब देखो 4 मैंने जगह बना दिया। अब एक चीज बताओ आप लोग, हमको यूनिट प्लेस में क्या बैठाना है? 5 रखना है या फिर 0 रखना है? ठीक है, तो पहले हिसाब लगाते हैं। यूनिट प्लेस में क्या रहेगा? 5 रहेगा, ठीक है। और यूनिट प्लेस में क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब देखो, यूनिट प्लेस में 5 रहेगा, राइट। तो ये जो नंबर मैंने दिया 0 2 3 4 5 7 8, ये इतना सेटअप नंबर में से 5 कितना है? एक ही तो 5 है। तो हम लोग का कितना, हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे? एक में से एक कोई सिलेक्शन करना है, तो मतलब 1C1 होगा मेरा सिलेक्शन। क्लियर है? अच्छा, तो लास्ट में यूनिट प्लेस का वैल्यू में मेरा 5 बैठ गया। अभी आते तो सामने में आते, सामने में क्या 0 लगा सकते हैं? नहीं भाई, 0 तो हम लोग लगाएंगे नहीं। तो मेरा हाथ में नंबर क्या क्या बचा? 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा और 8 बचा, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी इधर बैठ गया है। टोटल नंबर बचा कितना? 5 नंबर बचा। तो 5 में से एक को बैठाना, क्या होगा आंसर मेरा? 5C1 हो जाएगा। क्लियर है? अभी क्या है, 0 अवेलेबल हो गया है और इसमें से एक चला भी गया है, तो बचेगा कितना नंबर? 5C1 बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा? 4C1 बचेगा। यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट में। अब देखो, जब 0 यूनिट डिजिट में बैठेगा, 0 जब यूनिट डिजिट में बैठ रहा है, तो मेरा 0 कितना? एक ही तो 0 है, आंसर क्या हो जाएगा? 1C1 होगा। क्लियर है? अभी एकदम शुरू में जब 0 बैठ गया है लास्ट में, तो बचा हुआ नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर बचा हुआ, तो क्या हो जाएगा? ये 6C1 होगा। ये कितना हो जाएगा? 5C1 होगा। ये कितना हो जाएगा? आपको 4C1 होगा। हो गया डन। अच्छा, हमको पता और मतलब होता है प्लस। ऊपर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 4 100, ऊपर में आ जाएगा 100, नीचे में कितना आ जाएगा? 20 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 120। तो आंसर कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है सभी को? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, जस्ट इस तरह से, और कुछ है ही नहीं इसमें, मेरिट कुछ है ही नहीं। ये क्वेश्चन में मान लो एक और 5 दे देता, तो हम लोग क्या लिखते? 2C1 लिखते, ठीक है। ओके चलो, अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अभी देखो उसका क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 है क्या? 3 5 7 है, ठीक है। तो उसमें से कितना क्या बनेगा? 3 डिजिट नंबर बनेगा, जो क्या है 5 से भाग जाएगा, ठीक है। तो 5 से भाग जाएगा, 3 डिजिट नंबर है, डिजिट ना तो डिजिट रिपीटेड रिपीटेड होगा नहीं। चल, 3 डिजिट के लिए 3 प्लेस बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, 3 डिजिट के लिए मैंने 3 प्लेस बना लिया। अच्छा, मैंने क्या बोला? डिविजिबल में 5 है, मतलब क्या होगा? नंबर क्या होगा ना? 5 से भाग जाएगा, और इसका मतलब क्या? 5 का भी भाग जा सकता है जब उसका यूनिट प्लेस का वैल्यू 5 हो, ठीक है। तो यूनिट प्लेस का मतलब 5 होगा, मतलब इधर 5 कितना है? एक ही तो 5 है। तो कैसे करेंगे? और तरीके से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, उसको हम लोग 1C1 तरीके से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी कितना नंबर बचा है? इधर 3 नंबर, इधर 4 नंबर, 4 नंबर बचा है।
तो पहले वाला प्लेस में हम लोग 4C1 बैठाएंगे क्योंकि 4 नंबर बचा हुआ है, क्योंकि लास्ट में ऑलरेडी 5 मैंने रख दिया, तो 4 बचा हुआ है। तो पहले में 4 में से एक ही डिजिट मतलब हम लोग रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्लेस के लिए क्या रख सकते हैं हम लोग? 4 में से एक डिजिट उधर सामने बैठ गया, 5 ऑलरेडी लास्ट में बैठ गया, तो बचा हुआ डिजिट कितना है? 3 डिजिट बचा हुआ है, तो मिडिल में क्या बैठेगा? 3C1 बैठेगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने से क्वेश्चन इजीली बन जाता है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया कि नहीं, कैसे हम लोग कर रहे हैं, जल्दी बताओ फटाक से। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है भाई, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। आराम से इसको बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। देखो अभी ये क्वेश्चन की तरफ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, फटाक से बताओ। जल्दी जल्दी आंसर बताओ फास्ट। अच्छा क्या होगा, मैंने अभी सिखाया आप लोगों को, जल्दी बताओ भाई, इतना वेट कराओगे मेरे को? चलो बोल देते हैं, आप लोग तो बोल नहीं पाए हो। देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है, राइट। क्या होगा, वो डिविजिबल किससे भाग जाएगा? 5 से भाग जाएगा, ठीक है। 3 डिजिट है तो 3 जगह बनाओ, ऐसे खत्म करो बात, ठीक है। अभी देखो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या? यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा या फिर 0 होगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस एक बार हम लिखेंगे ऐसे 5, एक बार हम लोग लिखेंगे यूनिट प्लेस का वैल्यू 0, ओके। तो चलो ठीक है, 02537 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, तो यूनिट प्लेस वाले 5 लगाते हैं। देखो 5 इधर है कितना? 5 इधर एक ही है, तो हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे? 1C1 तरीके से इसको सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी एकदम सामने चले जाते हैं, सामने क्या 0 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो मेरा हाथ में बचा हुआ नंबर कितना है? 3 ही नंबर बचा हुआ है, तो मेरा होगा क्या? 3C1, क्लियर है? ओके, सिलेक्शन होगा 3C1 तरीके से। अभी क्या हो गया? 0 अभी क्या हो गया? अवेलेबल हो गया। जब 0 अवेलेबल हो गया है, अब अभी कितना नंबर बचा है? क्योंकि इसमें तो पहले में प्लेस में एक नंबर ऑलरेडी बैठ चुका है, तो नंबर कितना अवेलेबल है? अब अभी 3 ही नंबर अवेलेबल है। क्या हो जाएगा? ये 3C1 हो गया, क्लियर है, इंटू 1C1, खत्म। ओके, नेक्स्ट। अभी क्या है
कि जीरो जब यूनिट प्लेस में बैठ गया, जीरो इसमें कितना है, एक तो जीरो है, क्या होगा 1C1 करके, तो उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और पहला प्लेस में कितने जगह है, 4 नंबर, हम लोग 4 में से कोई भी एक लगा सकते हैं पहला प्लेस में। नेक्स्ट प्लेस में क्या कर सकते हैं, उसमें तो ऑलरेडी एक बैठ गया है, इधर क्या बैठेगा, 3 में से एक ही बैठेगा, हो गया मेरा आंसर। तो इधर का हो गया 9, इधर का हो गया 12, 9 प्लस 12 कितना हो गया 21, आंसर क्या होगा नाना इसका था। इतना आसान टॉपिक है भाई, ठीक है, इतना आसान टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। वो 3 नंबर बनाना है, विदाउट रेपिटेशन बनाना है, ठीक है। 4 डिजिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 स्पेस लगाएंगे, ठीक है। तो मेरा 4 डिजिट नंबर बना, देखो पहले 0 बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, नंबर कितना बचेगा इधर 3 एक 4, तो 4C1 तरीके से पहला वाला प्लेस फिलअप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद 0 तो अवेलेबल हो चुका है, उसको भी हम लोग 4C1 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद 3C1, उसके बाद 2C1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 48 इंटू 2 96 0 का करेक्ट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। अभी इसको बनाओ आप लोग, एकदम इजी है, इतना सारा मैंने बोल दिया, अब इसको जल्दी जल्दी बना दो, बोलो आंसर कितना आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा आंसर, 4 डिजिट नंबर है ना, तो 5913 है, 4 डिजिट है, 4 प्लेस बनाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। 5913, तो 4 में से एक बैठेगा इधर सामने में, उसके बाद 3 में से एक बैठेगा, उसके बाद 2 में से एक बैठेगा, उसके बाद 1 में से एक बैठेगा, ठीक है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, ठीक है, ठीक है। तो आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, ई होगा करेक्ट। 4 डिजिट नंबर बनाना है, अच्छा। अभी देखो सिलेक्शन पूछा गया, 4 स्टूडेंट को एटलीस्ट 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स 5 बॉयज, 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसमें 2 गर्ल्स होगा ही होगा, ठीक है, किसको सिलेक्ट करना है, 4 गर्ल्स और 5 बॉयज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब 4 गर्ल में से 2 गर्ल को हम लोग को ऑलवेज बनाना बना के रखना, ठीक है। अब तो मेरे को 2 गर्ल कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, 4 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे, तो किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, यस और नो, क्लियर है। अभी देखो, तो मेरे को 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, जिसमें से ऑलरेडी 2 मैंने सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो बचा हुआ जगह कितना स्टूडेंट का है, 2 ही स्टूडेंट का जगह हुआ है। अब ये 2 स्टूडेंट कैसे फिलअप होगा, 2 बॉयज से फिलअप होगा, तो बॉयज कितना है, 5 बॉयज है, 5 बॉयज में 2 बॉयज को मैंने सिलेक्ट कर दिया, हो गया 4C2 इंटू 5C2, राइट। अभी तक मेरा खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में एटलीस्ट वाला वर्ड मेंशन है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम, मैक्सिमम सभी हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट मेंशन नहीं होता, 2 गर्ल सिलेक्ट करना है बोलता, तो यही हो जाता है मेरा आंसर। जब ये क्वेश्चन में एटलीस्ट बोला गया है, इसका मतलब क्या है, आपको सारा कंडीशन ही देखना पड़ेगा, मतलब ग्रुप में ये भी हो सकता है 2 गर्ल 2 बॉयज के साथ साथ 3 गर्ल्स 1 बॉयज भी हो सकता है, ग्रुप में चारों की चारों गर्ल्स भी हो सकता है, तो मेरा एक हुआ। और क्या हो सकता है, और मतलब भी हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, और क्या होगा, अब देखो 4C3 इंटू 5C1 हो जाएगा, राइट। और क्या होगा 4C4 इंटू 5C0 होगा, ठीक है। 4C2 का वैल्यू जरा निकालते फटक से, 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1, तो ये हो गया मेरा 6। 5C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1, कितना हो गया मेरा 10। 4C3 मतलब 4C1 होता है, मतलब 4, 5C1 मतलब 5 होता है, इधर हो गया 1, ठीक है। 4C4 मतलब 1 होता है, 5C0 1 ही होता है, तो कितना हो गया मेरा 60 प्लस 20 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 81, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, अभी वो भी देख लेते हैं। बोला क्या गया है,
कि 1725 से हमको कितना नंबर बनाना है। अच्छा, विदाउट रिपीटेशन बोला है। देखो 4 डिजिट है तो 4 डिजिट का नंबर बन सकता है, हाँ या ना। तो पहला बनेगा 4C1 तरीके से, पहला डिजिट फिल होगा, उसके बाद वाला होगा 3C1 तरीके से, उसके बाद होगा 2C1 तरीके से, लास्ट वन इज 1C1 तरीके से, राइट। 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, ठीक है, आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। ओके, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन होता तो सारा में ही हम लोग 4 4 करके डिजिट लगा देते, ठीक है। अभी देखते हो, अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, 10 बॉयज और 8 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ कितना 8 प्लेयर का टीम बनाना है, ठीक। इसमें क्या होगा ना, एटलीस्ट 4 गर्ल एंड 2 बॉयज होगा ही होगा टीम में, ठीक है। एटलीस्ट मतलब मैंने क्या बोला था, मिनिमम, तो मिनिमम 4 होगा, ठीक है। मैक्सिमम सारा ही हो सकता है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन ये भी है कि 2 बॉयज भी होना चाहिए, ठीक है। 2 बॉयज भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। समझ में आया, क्लियर है। अभी देखो, अभी क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो मेरे को 4 गार्ल्स चाहिए ही चाहिए, पहले ही हम लोग कोई भी एक को पकड़ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर गर्ल्स लेके सॉल्व करेंगे या फिर बॉयज लेके सॉल्व, आंसर एक ही आने वाला है। तो देखो हम लोग 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे, किससे सिलेक्ट करेंगे ना, 10 बॉयज और 8 गर्ल्स में से, राइट। तो 4 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे 8 में से, तो मेरा क्या होगा, कॉम्बिनेशन 8C4 हो जाएगा। पता है ना, सिलेक्शन मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन, राइट। अच्छा, मेरे को टीम बनाना कितना प्लेयर का है, 8 प्लेयर का टीम बनाना है। अच्छा भाई देखो, जब मैं 4 गर्ल्स में सिलेक्ट कर लूंगा 8 में से, तो मेरा जगह कितना बचा है, 4 ही लोगों का जगह बचा है। और ये 4 लोग कैसे फिलअप होगा ना, 10 बॉयज में से फिलअप होगा, तो मेरा 4 लोग क्या होगा, 10C4 तरीके से फिलअप हो जाएगा। क्लियर है, ओके। मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट बोला है, तुम्हारा मेरे को सारा प्रोबेबल कंडीशन हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। मतलब ये एक तरीका होगा, दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि मिनिमम 4 बोला है, एटलीस्ट 4 का मतलब है मिनिमम 4 है, तो 5 भी हो सकता है। तो जब 5 हम लोग गर्ल सिलेक्ट करेंगे तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, 8C5 तरीके से सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो बचा हुआ प्लेस कितना है, 8 प्लेयर का टीम बनाना है। तो 5 जब गर्ल्स हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3 गर्ल्स 3 बॉयज ही बचेगा। तो हम 3 बॉयज कैसे सिलेक्ट करेंगे, 10C3 तरीके से सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, ये भी हो सकता है टीम में 6 गर्ल्स है, तो 8C6 हो जाएगा। जब हम लोग 8 प्लेयर में से 6 गर्ल्स चूज कर लेंगे, तो बचेगा कितना प्लेयर का जगह, 2 ही प्लेयर का जगह बचेगा। 2 प्लेयर क्या होगा, 2 बॉयज होगा, क्या होगा, 10C2 हो जाएगा। अब देखो और क्या हो सकता है, जब 7 गर्ल हम लोग चूज करेंगे, तो कैसे चूज करेंगे, 8C7 तरीके से चूज करेंगे। जब 7 गर्ल मैंने चूज कर लिया, 8 प्लेयर का टीम बनाना है, तो स्लॉट कितना प्लेयर का खाली है, एक ही प्लेयर का खाली है। तो कैसे होगा, 10C1 होगा बॉयज के लिए। लेकिन इसमें बोला क्या गया, 2 बॉयज शुड बी देयर। तो मतलब इधर क्या हो रहा है, ये वाला कंडीशन में एक ही बॉय आ रहा है, तो मतलब ये वाला कंडीशन होगा, नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, यही, ठीक है। चलो अभी आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। 8C4 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 4 3 2 1। 4 इंटू 2 8 चला गया, 3 से चला गया 2, तो 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 17 इंटू 10C4, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 4 3 2 1। 4 2 8 उड़ गया, 3 से 9 उड़ा दिया मैंने, 63 इंटू 10 630 प्लस 8C5। मैंने क्या बोला था, 8C5 है मतलब क्या होगा, ये 8C3 हो जाएगा। तो 8C3 मतलब क्या होगा, 876 बाई 3 2 1, क्या हो जाएगा ये 56 इंटू, ठीक है। अच्छा 10C3 कितना हो जाएगा, 10C3 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 2 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 120। क्लियर, राइट। 8C6 मतलब क्या हो जाएगा, 8C2 मतलब 8 इंटू 7 बाई 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 28। 10C2 मतलब क्या होगा, 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा मेरा 45।
क्लियर है सभी को? हाँ या ना? अभी जल्दी जल्दी हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, इसको मैंने साइड वाला पोर्शन को रब कर दिया, मैंने नीट एंड क्लीन लगेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 का 1 कैरी 2, 42 प्लस 2 44, ये होगा 44100। क्लियर है? अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 560 इंटू 120, देखो ये कितना हो जाएगा, 560 इंटू 120, 6720, ठीक है। अच्छा 28 इंटू 45, ठीक है, कैसे बनेगा ये देखो। अब देखो हमको पता है 45 के साथ जब हम लोग 4 मल्टीप्लाई करते हैं वो 180 बन जाता है, ठीक है। तो मतलब 7 इंटू 18 कितना होता है, 126 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1260। देखो चीज को ओरली मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करो, जितना ओरली मल्टीप्लिकेशन करोगे आप लोगों का उतना स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 44100 6720 1260, ठीक है। ओरली मल्टीप्लाई करो, इधर 8, लास्ट में 80 आएगा, ऑप्शन से 2 जगह में 80 आ रहा है, 7 2 9 के 10, ठीक है, कैरी 1, ठीक है, आंसर नंबर से होगा, ठीक है। अच्छा 10 11 के 12 तो कैरी 1, 55080, ठीक है, देख लो एक बार कैलकुलेशन में सही है कि नहीं, 6720 1260, ठीक है, 180 सही है। तो 6 2 8 9 1 10 के 0 कैरी 1, 10 11 12 के 2 कैरी 1, अच्छा ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो क्लास इतना ही, इधर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट दिन बाकी क्वेश्चन को लेके आएंगे, ओके। हेलो हेलो, स्टूडेंट सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट का, आज इंटरनेट का जो है सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंटरनेट का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, ठीक है।
सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेट का। चलो चलो उसके पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैंने दिया है, ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट पार्ट इंटरनेट का था, वहीं से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो डेली ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, 3-4 करके, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। हम लोग जो है लास्ट डे जो हम लोगों का टॉपिक था वो क्या था, सर्च इंजन था। देन जो वेब ब्राउजर था वो था, ठीक है। जो वेब के टूल्स यूज किए जाते हैं, किसे कुकीज कहा जाता है, किसे कैश मेमोरी कहा जाता है, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, आंसर होगा सफारी। सफारी सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। ये क्या है, ये वेब ब्राउजर है। सफारी इज अ वेब ब्राउजर। सर्च इंजन है बिंग, याहू एंड आस्क, ठीक है। देन इन 1969 ARPANET was developed by which country, कौन से कंट्री ने डेवलप किया था। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ये यूएसए ने डेवलप किया था। Which of these is used to write web pages, वेब पेजेस को लिखने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मेन हम लोगों ने देखा था कि जो वेब पेज होता है ना, उसका जो ढांचा है वो क्या है, HTML है। उसके ऊपर जो स्टाइलिंग होता है वो किससे होता है, CSS से होता है। एंड ये जो वेब पेज के साथ हम लोग जो इंटरेक्ट करते हैं ना, डिफरेंट बटन्स को क्लिक कर रहे हैं, उससे जो हम लोगों को जो रिस्पॉन्स मिलता है वो किसके वजह से होता है, वो होता है जावास्क्रिप्ट के वजह से। वो होता है जावास्क्रिप्ट के वजह से जो है हम लोगों को इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेट का कनेक्शन कैसे जो है एस्टैब्लिश किया गया। तो देखो ये जो है ये इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो है देखो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हर जगह जो है सर्वर्स बिठाए गए हैं एंड वहीं से जो है हम लोगों को इंटरनेट जो है हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी है। जैसे चेन्नई एंड अंडमान में देखो यहाँ पे जो है उसका केबल है, एशिया अफ्रीका यूरोप का केबल है, बे ऑफ बंगाल का अपना जो है एक केबल है, ये वाला जो है बे ऑफ बंगाल वाला जो केबल है, ठीक है। देन टाटा टाटा इंडिकॉम का इंटरनेट केबल है। तो ऐसे ही जो है डिफरेंट इंटरनेट केबल से जो है पूरा वर्ल्ड में जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इंडिया जो है एक हब है किसका, सबमरीन केबल्स का। इंडिया जो है इज अ हब ऑफ सबमरीन केबल्स। कौन कौन से केबल्स हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया के साथ जो कनेक्शन है, ठीक है, वो कौन कौन से केबल्स के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है। एक है इंडिया एशिया एक्सप्रेस, जिसे IAX कहा जाता है। दूसरा है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, जिसे IEX कहा जाता है। याद रखना है, इंडिया एशिया एक्सप्रेस जिसे IAX कहा जाता है। दूसरा क्या है, इंडिया यूरोप एक्सप्रेस जिसे IEX कहा जाता है। एंड ये कौन प्रोवाइड करता है, रिलायंस जियो, अंबानी जी, ठीक है। अंबानी जी इसको जो है प्रोवाइड करता है। जो इंडिया एशिया एक्सप्रेस है ये कहां से ओरिजिनेट करता है, मुंबई से। याद रखना है कहां से ओरिजिनेट करता है, मुंबई से, ठीक है। इन द वेस्ट एंड कनेक्ट्स डायरेक्टली टू सिंगापुर। तो ये जो कनेक्शन है ये क्या है, मुंबई से लेके, ठीक है, यहाँ पे जो है ये मुंबई से लेके ये डायरेक्टली कहां पे जो है, सिंगापुर में ये कनेक्ट करता है। विद ब्रांचेस इंक्लूडिंग एडिशनल लैंडिंग्स इन इंडिया। तो इसका जो है ब्रांचेस हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है, मलेशिया में एंड थाईलैंड में हम लोग को इसका जो है ब्रांचेस देखने को मिलता है। याद रखना कि ये जो है इंडिया से लेके सिंगापुर, यानी कि मुंबई से लेके सिंगापुर तक जो है ये कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, इंडिया एशिया एक्सप्रेस। अगर बात करें इंडिया यूरोप एक्सप्रेस का, तो ये जो है मुंबई से लेके कहां पे है, मिलान में जो है ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड लैंडिंग इन सबोना इटली एंड इंक्लूड्स एडिशनल लैंडिंग। और कहां कहां पे इसका कनेक्शन देखने को मिलता है, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड मेडिटेरेनियन जो रीजन है, जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो रीजन है उसे मेडिटेरेनियन रीजन कहा जाता है। वहां पे जो है हम लोगों को ये देखने को मिलता है। अगर बात करें जो IEX है, यानी कि इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम वर्सोवा बीच एंड IAX फ्रॉम सिल्वर बीच इन मुंबई, ठीक है। तो IEX कहां से, मुंबई का, वर्सोवा बीच, एंड IAX यानी कि इंडिया एशिया एक्सप्रेस कहां से, सिल्वर बीच मुंबई का, वहां से जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। IAX and IEX cable system will provide more than
200 टीबीपीएस ऑफ कैपेसिटी। अब देखो ये जो है स्पीड नहीं है टीबीपीएस, ठीक है, ये क्या है, कैपेसिटी है। अब इतना कैपेसिटी होगा तभी जाके जो है लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। अगर कैपेसिटी ही मान लो अगर 100 एमबीपीएस का होगा, देन लोगों को जो है बाइट में जो है उन लोगों को मिलेगा स्पीड, जो कि हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी क्या है जीबीपीएस में चल रहा है, ठीक है, एमबीपीएस जीबीपीएस में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो बैंडविड्थ है वो कितने का है, 200 टीबीपीएस का है ऑफ कैपेसिटी, स्पैनिंग ओवर 16,000 किलोमीटर। तो ये याद रखना है कि जो IAX है एंड प्लस IEX, इसका जो टोटल जो डिस्टेंस है ये कितना कवर करेगा, 16,000 किलोमीटर जो है ये कवर करेगा। एंड ये कहां से स्टार्ट होगा, एक जो है वर्सोवा बीच से, ठीक है, मुंबई का IEX, एंड दूसरा क्या है सिल्वर बीच से जो है वो IEX होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इंडिया से जो इंटरनेट का कनेक्शन है समझ में आया। अगर समझ में आया तो वहां पे लाइक का जो बटन है उसको क्लिक कर देना है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ बोलो, रेज्ड हैंड्स, कोई डाउट है? कोई डाउट है तो चैट में लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो IEX एंड IAX केबल सिस्टम, ये देखो IEX एंड IAX केबल सिस्टम, ये देखो मुंबई से स्टार्ट हो रहा है, मुंबई से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड में जो केबल जा रहा है, ठीक है, देखो कहां तक जा रहा है, ये सेवोना तक जा रहा है, ठीक है, सेवोना तक जा रहा है। ये जो केबल सिस्टम है ये क्या है, IEX है, ये क्या है, IEX है। एंड यहां से लेके जो यहाँ पे तुम्हारा सिंगापुर तक जो आगे बढ़ रहा है ये क्या है तुम्हारा आई, यहाँ पे टुआस सिंगापुर तक ये जो है IAX केबल सिस्टम है, ठीक है। ये जो इसका मैप है इसका जो है स्क्रीनशॉट उठा लेना है, ठीक है। तो देखो ये देखो यहाँ से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप में एंटर कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मालदीव्स होते हुए, यहाँ पे तुम्हारा थाईलैंड होते हुए जो है वो अंडमान निकोबार होते हुए ये जा रहा है सिंगापुर में, ये एंटर कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो MIST सबमरीन केबल सिस्टम। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्या है, MIST सबमरीन केबल सिस्टम। ये इसका इसका जो है लेंथ कितना है, 8,100 किलोमीटर लॉन्ग। तो हम लोगों ने देखा IAX प्लस IEX कितना था, IAX प्लस IEX कितना था, चैट में लिखो उसका लेंथ कितना था, IAX प्लस IEX का लेंथ कितना था जो केबल सिस्टम है, इंटरनेट केबल सिस्टम का, कितना था उसका, 16,000। वेरी गुड साक्षी, उसका 16,000 था, यानी कि सबसे बड़ा जो है वही है। उसके बाद आता है MIST सबमरीन केबल सिस्टम, कस्तूरी, वेरी गुड, ठीक है। तो MIST सबमरीन केबल सिस्टम तो 8,100 किलोमीटर लॉन्ग है ये, एंड ये जो है इंडिया को कनेक्ट करेगा दूसरे एशियन कंट्रीज के साथ, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। तो इसी से आया है MIST, ठीक है। M फॉर म्यांमार मलेशिया, M फॉर म्यांमार एंड मलेशिया, I फॉर इंडिया, S फॉर सिंगापुर, T फॉर थाईलैंड, वहीं से आया है मिस्ट, ठीक है, उसी से आया है मिस्ट। इट विल कनेक्ट मुंबई टू सिंगापुर वाया चेन्नई। ये जो है मुंबई टू सिंगापुर, देखो यहाँ से कनेक्शन जा रहा है, फिर से यहाँ पे चेन्नई में जा रहा है, फिर यहाँ से लेके सिंगापुर में जा रहा है, फिर यहाँ से मलेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार में जो है कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। द केबल सिस्टम विल टर्मिनेट इन मुंबई एट वर्सोवा बीच। ये भी जो है वर्सोवा बीच से ही जो है ये स्टार्ट होगा, ठीक है, ये भी जो है वर्सोवा बीच से ही ये स्टार्ट होगा, ठीक है। MIST केबल सिस्टम याद रखना है 8,100 किलोमीटर लॉन्ग है। कौन कौन से कंट्रीज के थ्रू से जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लू रमन, आ जाते हैं ब्लू रमन, ये जो है इटाली से लेके इंडिया तक, ठीक है। ब्लू रमन जो है ये इटाली से लेके इंडिया तक। रमन नाम कहां से आया है, CV रमन से, CV रमन से ये नाम आया है, इंडियन फिजिसिस्ट थे CV रमन, उनसे ये नाम आया है। इट इंक्लूड्स 2 सेगमेंट्स। जो ब्लू पार्ट है वो किससे कनेक्ट करेगा, कनेक्टिंग इटली, ग्रीस एंड इजराइल। याद रखना है जो ब्लू पार्ट है वो किसको कनेक्ट करेगा,
इटली, ग्रीस एंड इजराइल, एंड जो रमन पार्ट है ये कनेक्ट करेगा जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड इंडिया। ठीक है, जो ब्लू पार्ट है वो किसको कनेक्ट करेगा, इटली, ग्रीस एंड इजराइल, एंड जो रमन पार्ट है वो कनेक्ट करेगा जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड इंडिया। इसको जो है मेजरली फंड कौन करता है, इसको मेजरली फंड करता है गूगल, इसको जो है मेजरली फंड करता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं ACAME-WE6, ठीक है, जिसमें 20% इन्वेस्टमेंट किसका है, भारतीय एयरटेल का है। ये जो है ACAME-WE6, इसका फुल फॉर्म क्या है, SEA यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, SEA यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, देन ME यानी कि मिडिल ईस्ट, एंड WE यानी कि वेस्ट यूरोप 6, या फिर जिसे हम लोग SMW6 भी कह सकते हैं। S फॉर साउथ ईस्ट एशिया, M फॉर मिडिल ईस्ट एंड W फॉर वेस्ट यूरोप, ठीक है, 6 इसे भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है। इसका साइज कितना है, 19,200 किलोमीटर। इसका साइज कितना है, 19,200 किलोमीटर। इट इज अ सबमरीन केबल सिस्टम, यानी कि पानी के अंदर से ये जाता है बिटवीन सिंगापुर एंड फ्रांस। कहां से कहां तक, सिंगापुर एंड फ्रांस से जो है कनेक्ट करता है। एयरटेल विल लैंड द ACAME-WE6 केबल सिस्टम इन इंडिया एट द न्यू लैंडिंग स्टेशन इन मुंबई एंड चेन्नई। तो ये भी जो है, हाँ? अरे क्या हो गया इसके इंटरनेट को, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना। हाँ, कहां तक नहीं था ये, ACAME-WE ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ है क्या, ये वाला ACAME-WE। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं फिर भी, ये हो गया क्या, ओके, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट आ जाते हैं टू अफ्रीका पर्ल, आ जाते हैं टू अफ्रीका पर्ल में। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो है इट रिप्रेजेंट्स अ साउथ एशिया एक्सटेंशन कनेक्टिंग इंडिया एंड पाकिस्तान टू टू अफ्रीका केबल दैट ऑर्बिट्स अराउंड द कॉन्टिनेंट एंड कनेक्ट्स टू यूरोप। अब देखो ये क्या है, इंडिया पाकिस्तान से लेके अफ्रीका जाएगा, एंड अफ्रीका के बाद ये किसको कनेक्ट करेगा, यूरोप को कनेक्ट करेगा। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट, हम लोगों ने यहाँ पे जो फर्स्ट, यहाँ पे ये जो केबल सिस्टम जो देखा था ना, यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो केबल सिस्टम देखा था, इसमें जो है हर एक केबल सिस्टम को इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। अब देखो यहाँ पे मिस्ट भी तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये बहुत सारे जो है केबल सिस्टम्स तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ACAME-WE, ये सब तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। चलो, कलेक्टिवली इट क्लेम्स टू बी द लॉन्गेस्ट केबल एट 45,000 किलोमीटर। याद रखना है, स्क्रीनशॉट उठा लो कि लॉन्गेस्ट केबल सिस्टम कौन सा है, टू अफ्रीका पर्ल, सबसे बड़ा। ठीक है, 45,000 किलोमीटर कनेक्टिंग 33 नेशन, जो क्या है 33 कंट्रीज को कनेक्ट करता है इन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप ओवर 46 लैंडिंग साइट। 46 लैंडिंग साइट का मतलब क्या है, वहां पे जो है ये सर्वर हमें देखने को मिलेगा। इट इज फंडेड बाय अ कंसोर्टियम, ये जो है कंसोर्टियम द्वारा फंड किया गया है, हुज मेंबर्स इंक्लूड मेटा, एयरटेल एंड अदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। अब देखो कंसोर्टियम वर्ड का मतलब क्या है, कि मान लो एक साथ अगर बहुत सारे कंपनीज अगर एक साथ किसी चीज में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं कंसोर्टियम। जैसे लोन में भी हम लोग यूज करते हैं ना कंसोर्टियम की, बहुत सारे बैंक्स ने अगर एक साथ मिलकर अगर किसी को लोन दिया है, उसे हम लोग कहते हैं कंसोर्टियम लोन्स। ठीक है, तो सिमिलरली वही कंसोर्टियम
में कौन कौन से कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है? मेटा, एयरटेल एंड अदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने यहाँ पे जो है इन्वेस्ट किया है। ये देखो वो ACA MEWE6 केबल सिस्टम, ये जो है वो वाला केबल सिस्टम है, ठीक है, जो कि मर्सिल फ्रांस और यहाँ पे जो है सिंगापुर और यहाँ पे जो है मर्सिल फ्रांस तक, ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड वेस्टर्न यूरोप को जो है यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट उठा लेना, ये जो है ACA MEWE6 केबल सिस्टम का ये पिक्चर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो टू अफ्रीका सबसे बड़ा, ये देखो टू अफ्रीका सबसे बड़ा केबल सिस्टम, देखो सबसे बड़ा केबल सिस्टम। यहाँ पे देखो हम हमारे यहाँ पे सिर्फ इंडिया है और पाकिस्तान है, बाकी देखो यहाँ पे यूरोप को भी कवर कर रहा है, अफ्रीका के जो नेशंस हैं, अफ्रीका के जो नेशंस हैं उसको भी यहाँ पे देखो कवर कर रहा है। सबसे बड़ा 45,000 किलोमीटर को ये कवर कर रहा है, ठीक है, टू अफ्रीका। इसका भी स्क्रीनशॉट उठा लेना है। चलो नेक्स्ट फेविकॉन, नेक्स्ट आ जाते हैं फेविकॉन। ये टर्म क्या है? फेविकॉन हम लोग किसे कहते हैं? अब देखना, यहां पे मैंने इमेज के साथ समझाने का कोशिश किया है। देखो जैसे देखो यहाँ पे फेसबुक का जो है यहाँ पे वेब पेज ओपन किया गया है, ठीक है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये फेसबुक है? हम लोग, हाँ प्रीवियस स्लाइड, अच्छा ये वाला हो गया स्क्रीनशॉट, ओके चलो। हाँ तो देखो फेविकॉन, फेविकॉन क्या है? फेविकॉन जो है एक फाइल है जिसमें क्या है, हम लोगों को उस वेब पेज का आइकॉन हमें देखने को मिलता है। अब जैसे देखो यहाँ पे फेसबुक का यहाँ पे वेब पेज ओपन किया गया है, बट हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये फेसबुक का है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, फेसबुक का लोगो है। जैसे देखो ये वाला जो इमेज है, नेक्स्ट वाला, ये अमेजोन का वेबसाइट ओपन किया गया है, कैसे हम लोगों को पता चलेगा? ये अमेजोन का लोगो देख के। तो कोई भी एक वेबसाइट को, ठीक है, या फिर उस वेबसाइट का लोगो को, जब हम लोग को उस वेबसाइट का जहाँ पे नाम लिखा रहता है वहां पे अगर उसका लोगो अगर हम लोग को दिखे, तो उस लोगो को हम लोग क्या कहते हैं? फेविकॉन हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है? फेविकॉन, ठीक है। सो फेविकॉन इज अ फाइल कंटेनिंग वन और मोर स्मॉल आइकन्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वेबसाइट और वेब पेज। जैसे यहाँ पे ये जो आइकन है ये क्या है? ये क्या है? अमेजोन का है। ये क्या है? ये फेसबुक का है, ठीक है। इट्स डिस्प्लेड विद इन द ब्राउजर टैब्स एंड बुकमार्क्स बार। इसका इसका सुविधा क्या है कि हम लोग देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये जो है ये फेसबुक का जो टैब ओपन किया हुआ है। देखो एक अगर ओपन है तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। मान लो एक साथ 10-20 टैब अगर ओपन है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फेसबुक का है, कौन सा अमेजोन का है, कौन सा यूट्यूब का है? तो वो आइकन देख के हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो उतना बड़ा तो लिखा रहेगा नहीं, तो सिर्फ हम लोग वो आइकन देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये जो है उसी का टैब है। तो जो आइकन जो वहां पे दिया रहता है, जो पिक्चर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेविकॉन हम लोग कहते हैं। समझ में आया व्हाट इज फेविकॉन? चलो हर एक पेज का जो है स्क्रीनशॉट उठा लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। फेविकॉन, चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट एवर वेब पेज? अब ये भी देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला वेब पेज कौन सा था? तो वो जो था वो था info.cern.ch, info.cern.ch, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो वेब ब्राउजर था वो हम लोगों को पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, दैट वाज वर्ल्ड वाइड वेब, दैट वाज वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो www है ना, ये अलग है, ये वर्ल्ड वाइड वेब अलग है। ये जो है ये वेब ब्राउजर का नाम है, सबसे पहला वेब ब्राउजर, ठीक है। तो उसका जो है पहला वेब पेज था वो कौन सा था? info.cern.ch, info.cern.ch, ये जो था ये फर्स्ट वेब पेज था। जैसे हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं ना www.facebook.com, तो ऐसे ही जो वेब पेज था, तो ये सबसे पहला जो है वेब पेज था। द फर्स्ट वेब पेज वेंट लाइव ऑन August 6, 1991। स्क्रीनशॉट उठा लेना इसका। The first web page went live on August 6, 1991 and it was dedicated to information on the World Wide Web project and was made by Tim Berners-Lee। और यही टीम बर्नर्स ली जो है ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब का जो वेब ब्राउजर है वो यही बनाए थे, ठीक है।
1991 में ही। इट रैन ऑन अ नेक्स्ट कंप्यूटर, ये जो है नेक्स्ट कंप्यूटर में चला था, एट द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि सर्न में है। तो उसी का जो है अपना प्राइवेट ये एक वेब पेज था, एंड ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट एवर वेब पेज था, जिसका नाम क्या है, info.cern.ch। किसके लिए बना है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि सर्न में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What is the domain name extension? What is the domain name extension? ये तुमको बहुत जगह सुनने को मिलेगा, डोमेन नेम एक्सटेंशन ये है क्या। अब देखो 1980s के पहले, in order to visit a host or network, the user would be required to type in an IP address which is a numerical string of code consisting of digits and periods. जैसे देखो अगर तुम अपना घर में अगर वो इंटरनेट कनेक्शन है ना, तो तुम अगर अपने लैपटॉप में जाके जो नेटवर्क्स वाला जो ऑप्शन है ना, वहां पे जाके तुम देख सकते हो कि वहां पे एक आईपी एड्रेस दिया रहता है। जैसे मान लो ऐसा एक आईपी एड्रेस 172.07.6.1। तो ये क्या है, ये याद रखना मुश्किल है। ये क्या है, ये याद रखना मुश्किल है। अगर हम लोगों को किसी वेब पेज में जाना है, अगर हम लोग हर एक का अगर यूआरएल अगर हम लोग अगर यूआरएल नहीं सॉरी इसका अगर आईपी एड्रेस अगर हम लोग याद करके रखेंगे तो वो ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए नाम याद रखना ज्यादा इजी है। ठीक है, तो उसी के लिए लाया गया ये डोमेन नेम एक्सटेंशन। ठीक है, तो 1980s के पहले जो है ऐसे ही हुआ करता था कि किसी भी अगर हम लोग को वेबसाइट में अगर मान लो कहीं पे भी अगर हम लोग को विजिट करना पड़ता था, तो वहां पे क्या है, उसका आईपी एड्रेस हम लोग को डालना पड़ता था, उसका कोई डोमेन नेम नहीं होता था। So computers on this early network were able to communicate and locate one another using these numerical internet protocol address, जिसे हम लोग IP address कहते हैं। These internet pioneers created what we now know as the website domain name system, जिसे हम लोग DNS कहते हैं, and it is a domain registration system that let complicated numerical IP address associate themselves with a specific domain name. तो जैसे मान लो ये अगर 172.07.6.1 इसके अंडर में अगर मान लो अगर www.youtube.com अगर आ जाए, तो हम लोगों को कौन सा याद रखने में ज्यादा आसानी होगा, youtube.com। हम लोग डायरेक्टली youtube.com टाइप करेंगे, यूट्यूब ओपन हो जाएगा, हम लोगों को ये याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। So instead of having to remember a difficult sequence of numbers that look similar to just about every other IP address, such as http. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि 143.166.83.38, a person would only have to remember a URL। तो उसी लिए लाया गया ये डोमेन नेम एक्सटेंशन। जैसे मान लो अगर आदमी को अगर पता है कि हाँ हम लोग dell.com डालेंगे तो डेल ही ओपन हो जाएगा, डेल का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो वो ज्यादा इजी है। उसके जगह में अगर वो ये डालेगा 143.166.83.38, वो याद रखने में मुश्किल होगा, क्योंकि हजारों लाखों वेबसाइट्स हैं, वो हर किसी का आईपी एड्रेस जो है याद रखना बड़ा मुश्किल है। उसके जगह में उसका नाम याद रखो तो वो ज्यादा बेटर है। तो उसी के लिए क्या लाया गया है, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम जो एक्सटेंशन है वो क्या करता है, आईपी एड्रेस के जगह में उसका यूआरएल को जो है उसके जगह में एम्बेड कर देता है, ताकि हम लोगों को सिर्फ वो यूआरएल का नाम याद रखने से ही हम लोग उस वेबसाइट में विजिट कर पाएंगे। समझ में आया डोमेन नेम एक्सटेंशन क्या है? क्लियर है यार, किसी को क्लियर है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे देखो, ये देखो ये क्या है, ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है। तो ये अगर आईपी एड्रेस डालोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा डेल का वेबसाइट ओपन हो जाए, बट इजी क्या है, ये www.dell.com ये अगर डालोगे वहां पे यूआरएल के जगह में तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एन यूआरएल। अब एक अगर यूआरएल है, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना https blog yourname.com, योर नेम के जगह में कोई भी नाम डाल लो, ठीक है, देन उसका पाथ डालते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इस्तेमाल करें, अगर आईवीपीएस का अगर हम लोग वेबसाइट में जाए तो क्या होता है, https, ठीक है, यहाँ पे दो जो है कोलोन रहता है, ठीक है, फिर www.ibps.in, अगर तुमको IBPS PO में जाना है तो स्लैश देके देखना, IBPS PO दिया रहता है। ठीक है, फिर अगर IBPS PO में अगर तुमको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो देखना स्लैश रजिस्ट्रेशन, ऐसे देखना उसका पूरा पाथ दिया रहता है। तो ये असल में है क्या, इसको क्या कहा जाता है?
अब देखो जो HTTPS जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है HTTPS www.flipkart.com, ठीक है, और ये जो है ये उसका पूरा पाथ है। अब ये पाथ का मतलब क्या है कि तुमने फ्लिपकार्ट का वेबसाइट विजिट किया, वहां पे तुम कंप्यूटर में गए, कंप्यूटर के अंदर में कंप्यूटर पेरिफेरल्स में गए, कंप्यूटर पेरिफेरल्स यानी कि कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, फिर जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं उससे कहां पे गए, प्रिंटर्स या फिर इंक में, और वहां से जो है तुम प्रिंटर को सिलेक्ट किए, तो उसको जो है पूरा पाथ कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे HTTPS जो है वो क्या बन जाता है, प्रोटोकॉल बन जाता है। www डॉट ये क्या बन जाता है, सब डोमेन बन जाता है। एक है सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन वो क्या बन जाता है, फ्लिपकार्ट बन जाता है। एंड टॉप लेवल डोमेन क्या बन जाता है, .com बन जाता है। एंड बाकी का ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाता है, उसका पेज पाथ हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे अगर ये एग्जांपल लें तो ये क्या बन गया, सब डोमेन बन गया www। अब ये बताओ कि IBPS क्या बन गया, यहाँ पे IBPS बताओ तुम लोग, यहाँ पे IBPS क्या बन गया, ये वाला जो पार्ट है IBPS, और ये जो डॉट इन है ये क्या बन गया, IBPS क्या है यहाँ पे, IBPS क्या है यहाँ पे, SLD सेकंड लेवल डोमेन। वेरी गुड पीयूषा। और ये डॉट इन क्या बन गया, हाँ अर्चना वेरी गुड, रेखा वेरी गुड। और डॉट इन क्या बन गया, TLD, वेरी गुड पीयूषा, वेरी गुड, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। एंड बाकी का जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, पेज पाथ बन गया, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, पेज पाथ, वेरी गुड अर्चना, साक्षी वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, सेकंड लेवल डोमेन, ये क्या है, टॉप लेवल डोमेन, एंड ये वाला पूरा ये क्या है, ये पेज पाथ है। तो वही जो पेज पाथ है उससे हम लोग चले गए कहां पे, प्रिंटर्स में हम लोग चले गए। अब देखो सब डोमेन क्या है एंड इसको क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सब डोमेन्स क्या है एंड इसको क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सब डोमेन्स आर कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट अ सेक्शन ऑफ अ वेबसाइट फ्रॉम द मेन साइट। ये जो सब डोमेन है ना उसको हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब देखो सब डोमेन कौन सा था, सब डोमेन का मतलब क्या है, ये www डॉट, ठीक है, इसका जो वेबसाइट का जो मेन साइट है उससे इसको अलग रखने में मदद करता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल जैसे अगर फ्लिपकार्ट है, ठीक है, एक फ्लिपकार्ट का मेन वेबसाइट है जिसको हम लोग कहते हैं www.flipkart.com। अब इसमें मान लो एक ब्लॉग वाला पार्ट है जहां पे क्या है, लोग अपना ब्लॉग्स लिखते हैं चीजों के ऊपर, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो ये जो है इसका मेन वेबसाइट है। अब यही फ्लिपकार्ट के अंडर में अगर हम लोग को ब्लॉग में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, blog.flipkart.com, इसको क्लिक कर देंगे ना तो क्या है, हम लोग ब्लॉग वाले पार्ट में हम लोग पहुंच जाएंगे, ब्लॉग वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, सब डोमेन्स को क्यों यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, टू सेपरेट अ सेक्शन ऑफ अ वेबसाइट फ्रॉम द मेन साइट। जैसे मान लो blog.flipkart.tech या फिर sellers.flipkart.com, यानी कि मान लो वहां पे जो सेलर्स है ना, जो लोग सामान बेचते हैं, उसका एक अलग वेबसाइट होता है, हम लोग उस वेबसाइट में विजिट नहीं करते हैं, हम लोग कहां पे विजिट करते हैं, मेन वेबसाइट में जो कि www.flipkart.com है। वहीं पे ब्लॉग जो है वहां पे अगर विजिट करें तो क्या है, वो ब्लॉग वाला पार्ट में चला जाएगा। यहीं पे अगर sellers.flipkart.com अगर हम लोग लिखें तो क्या है, जो लोग सामान बेचेंगे, जो सेलर्स हैं, उनके लिए जो वेब पेज बना है वहां पे हम लोग जा सकते हैं। तो सब डोमेन का मेन काम क्या है कि जो सेपरेट सेक्शंस है हर एक वेबसाइट में उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना। क्लियर है, सब डोमेन क्या है, क्लियर है कि जो एक मेन वेबसाइट है उसका सेपरेट सेक्शन को लोगों के सामने प्रेजेंट करना ही जो है मेन काम है किसका, सब डोमेन का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो flipkart.com/computers, so here www dot is what, subdomain, okay, www dot is subdomain। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सेकेंड लेवल डोमेन कौन सा है। अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि www.flipkart.com, flipkart.com, यहां पे www तो हम लोगों ने देखा ये क्या है, सब डोमेन है, ये क्या है, सब डोमेन है। अब
जो सेकंड लेवल डोमेन है वो कौन सा है, वो कौन सा है, फ्लिपकार्ट है। एंड ये क्या है, ये टीएलडी है, टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। डॉट कॉम जो है ये क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। अब जो सेकंड लेवल डोमेन है ये क्या है, इज द पार्ट ऑफ द डोमेन नेम दैट इज लोकेटेड राइट बिफोर अ टॉप लेवल डोमेन। ये जो है ये टॉप लेवल डोमेन है, उसके जस्ट पहले क्या रहता है, सेकंड लेवल डोमेन हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं। द सेकंड लेवल डोमेन इज द पार्ट ऑफ योर डोमेन दैट पीपल विल रिमेंबर द मोस्ट। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि जो सेकंड लेवल डोमेन है ये उस पार्ट को कहा जाता है जिसे क्या है लोग सबसे ज्यादा याद रखते हैं। एंड इट विल बिकम द हब दैट यू बिल्ड द रेस्ट ऑफ योर ऑनलाइन ब्रांड अराउंड। यानी कि मेन जो वेबसाइट का जो नाम होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड लेवल डोमेन हम लोग कहते हैं। समझ में आया? जैसे www.youtube.com अगर हम लोग लिखें, अगर हम लोग www.youtube.com अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे YouTube क्या बन गया, सेकंड लेवल डोमेन बन गया, ठीक है, SLD बन गया, ठीक है, सेकंड लेवल डोमेन। देन जो टॉप लेवल डोमेन है जिसे हम लोग TLD कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, इज द पार्ट ऑफ द डोमेन टू द राइट ऑफ द सेकंड लेवल डोमेन, जो क्या है इसी के बाजू में जो रहता है। जैसे मान लो एक बहुत ही फेमस यहाँ पे जो है कंपनी है, ठीक है, जैसे studiiq.com, ठीक है, इसका टॉप लेवल डोमेन क्या है, .com है, ठीक है, उसका जो है टॉप लेवल डोमेन क्या है, जो सेकंड लेवल डोमेन के राइट साइड में रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन। देखो टाइप्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखना ये सब डोमेन्स जो है टॉप लेवल डोमेन्स हम लोगों को देखने को मिलता है डिफरेंट वेबसाइट्स में, बट इसका मतलब क्या है। अब देखो .com किसके लिए यूज किया जाता है, कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे flipkart.com, youtube.com, google.com, ठीक है, कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। देन .org किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे यूजुअली फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो wikipedia.org, ये क्या है, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट है, ठीक है, या फिर कोई भी अगर वेबसाइट के बाद अगर org अगर दिया रहता है दैट बिकम्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर gov दिया रहता है देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखना किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट में जाओगे लास्ट में क्या रहता है, .gov रहता है, ठीक है। देन .edu का मतलब क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, .edu का मतलब क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन .net का मतलब क्या है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, .net का मतलब क्या है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन .mil किसको रिप्रेजेंट करता है, मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, .mil किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई भी मिलिट्री वेबसाइट्स को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखो मोस्ट यूज्ड टॉप लेवल डोमेन्स, सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है .com, सबसे ज्यादा यूज होता है .com, ठीक है। देन टोकेलाउ यूज होता है जो कि न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। .com जो है यूनिवर्सल है, हर कोई जो है यहाँ पे इस्तेमाल करता है। देन उसके बाद अगर कोई अगर टॉप लेवल डोमेन अगर यूज होता है वो है .tk, जिसका फुल फॉर्म क्या है, टोकेलाउ, ये क्या है, न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करता है। देन चाइना के लिए .cn, जर्मनी के लिए .de, यूनाइटेड किंगडम के लिए .uk एंड इंडिया के लिए .in। तो देखना इंडिया का अगर कोई वेबसाइट है तो उसमें देखना .in रहता है, जैसे www.amazon.in, amazon.in देखना, और www.amazon.com अगर तुम मार दो, ठीक है, तो ये जो .com है ये क्या है, उसका मेन वेबसाइट जो कि यूएसए में चलता है वहां पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो .in का मतलब क्या है, ये इंडिया में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो लाइक वाला वो थंब क्लिक कर देना, ठीक है। आए क्या, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट उठा लेना कि सबसे ज्यादा जो है कौन सा टॉप लेवल डोमेन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब, इसके बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज सरफेस वेब, सरफेस वेब कौन सा वेब को कहा जाता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो सरफेस वेब इज द पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज रेडिली अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, जो कि हम लोग जनरल पब्लिक इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है सरफेस वेब। इसे जो है हम लोग जो स्टैंडर्ड जो वेब सर्च जो इंजिन है ना, ठीक है, या फिर जो वेब ब्राउजर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स है, उसी से हम लोग इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डीप वेब या फिर डार्क वेब जो है हम लोग नॉर्मल जो वेब ब्राउजर्स हैं उससे हम लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है उसमें जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उसको जो है ये वायलेट करता है, डीप वेब एंड डार्क वेब। सो इसीलिए जो है सरफेस वेब हम लोग सिर्फ जो है नॉर्मल ब्राउजर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि अगर हम लोगों को डीप वेब या फिर डार्क वेब अगर इस्तेमाल करना है तो हम लोगों को इन जनरल हम लोग कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं? इन जनरल हम लोग कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, कौन बताएगा? कौन बताएगा? इन जनरल हम लोग कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सेसिंग दिस डीप वेब एंड डार्क वेब? नाम पता है क्या? मोजिला? नहीं नहीं, मोजिला नहीं, मोजिला तो सरफेस वेब। एक ब्राउजर है टॉर ब्राउजर, TOR, टॉर ब्राउजर, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका जो पिक्चर है ना वो ऑनियन जैसा है, ऑनियन जैसा पिक्चर है उसका। तो देखो, द सेक्शन ऑफ द इंटरनेट दैट इज बीइंग इंडेक्स्ड बाय द सर्च इंजन इज नोन एज द सरफेस वेब और विजिबल वेब। ठीक है, जो क्या है हम लोग नॉर्मल सर्च इंजन से हम लोग उसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो गूगल हो गया, गूगल इज अ सर्च इंजन, तो गूगल से हम लोग जो है सरफेस वेब का हर एक इंफॉर्मेशन जो है हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। बट जो डीप वेब या फिर डार्क वेब हम लोग जो है नॉर्मल वेब ब्राउजर या फिर नॉर्मल सर्च इंजन से हम लोग जो है उसको नहीं ढूंढ सकते। बात करें अगर डीप वेब के बारे में, डीप वेब क्या है? इज द पोर्शन ऑफ द वेब दैट इज नॉट इंडेक्स्ड और सर्चेबल बाय ऑर्डिनरी सर्च इंजन। जो क्या है हम लोग ऑर्डिनरी सर्च इंजन के थ्रू जो है हम लोग इसको कभी भी जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो यूजर्स मस्ट लॉग इन और हैव द स्पेसिफिक यूआरएल और द आईपी एड्रेस टू फाइंड एंड एक्सेस अ पर्टिकुलर वेबसाइट और सर्विस। ठीक है, तो ये जो डीप वेब है ना, ये कोई नॉर्मल पर्सन जो है इसको तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, या तो उसके पास कोई आईपी एड्रेस होगा, एंड नॉर्मल जो वेब जो ब्राउजर्स हैं उससे भी जो है तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए टॉर ब्राउजर चाहिए। अब कल ही हम लोगों ने पढ़ा था टॉर के बारे में। तो टॉर ब्राउजर क्या है देखना, ये जो ऑनियन जो होता है ना, ये ऑनियन जैसा देखने में होता है ये। अब ऑनियन में क्या होता है, देखो हर एक लेयर होता है, तो उसमें क्या है हर एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। उसका जो सिंबल है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है कि हर एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि किसी को ये पता न लगे कि कौन जो है ये असल में ये वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। यानी कि तुम अगर पुणे में बैठे हो या फिर नागपुर में बैठे हो, ठीक है, तो तुमको दिखाएगा कि तुम वहां पे कैलिफोर्निया में बैठ के इसको एक्सेस कर रहे हो, तो कोई तुमको ढूंढ भी नहीं पाएगा। इतना लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वहां पे दिया रहता है। उसको कौन इस्तेमाल करता है? मेनली जो मान लो खबरी होता है ना, वो तुमको खबर देने के लिए, या फिर जो व्हिसल ब्लोअर्स होते हैं, वो जो खबर लीक करता है वो जो है इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, टॉर ब्राउजर का, क्योंकि इसमें जो है जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जाता है। सो सम पेजेस आर पार्ट ऑफ द डीप वेब बिकॉज दे डू नॉट यूज कॉमन टॉप लेवल डोमेन्स। वो लोग जो है कॉमन टॉप लेवल डोमेन्स जैसे .com, .gov, .edu, ये सब जो है वो लोग इस्तेमाल नहीं करता है। सो दे आर नॉट इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजिन। तो इसीलिए जो हम लोग गूगल से हम लोग जो है इसको कभी भी सर्च कर नहीं सकते, while others explicitly block search engines from identifying them because they might want to offer paid service। तो बहुत कोई ऐसा वेबसाइट भी होता है जहां पे क्या है पेड सर्विस चाहिए होता है इसको एक्सेस करने के लिए, ये डीप वेब को एक्सेस करने के लिए। तो इसलिए नॉर्मल जो वेब ब्राउजर्स हैं उससे हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, देन डार्क वेब, देन आ जाते हैं डार्क वेब में। डार्क वेब क्या है? इज अ लेस एक्सेसिबल सबसेट ऑफ द डीप वेब दैट रिलाइज ऑन कनेक्शंस मेड बिटवीन ट्रस्टेड पीयर्स एंड रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, टूल्स और इक्विपमेंट टू एक्सेस। तो क्या बोला जा रहा है कि जो डीप वेब है उससे भी जो है और ज्यादा जो है लेस एक्सेसिबल सबसेट क्या है तुम्हारा डार्क वेब। अब देखो, अगर हम लोग एक इमेज बना ले तो ये जो है ऊपर वाला ये क्या है? सरफेस वेब। ये वाला हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है? डीप वेब।
ठीक है। एंड ये जो है ये है डार्क वेब, ये जो है डार्क वेब। अब देखो ये जो सर्फेस वेब है ये ऊपर ऊपर है, हम लोग इसको आराम से छू सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, इसको एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड लास्टली ये वाला जो डार्क वेब है इसको एक्सेस करना और मुश्किल है। तो उसके लिए नॉर्मली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, देखो टू पॉपुलर टूल्स फॉर दीज आर टॉर एंड I2P। मेनली हम लोग जो है टॉर का इस्तेमाल करते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। एंड दीज टूल्स आर कॉमनली नोन फॉर प्रोवाइडिंग यूजर एनोनिमिटी। यूजर एनोनिमिटी यानी कि कौन कहां से एक्सेस कर रहा है उसका पता नहीं लगेगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर तुम पुणे में बैठे हो, अगर तुम नागपुर में बैठे हो, तो ऐसा लगेगा कि तुम अमेरिका के किसी शहर में बैठे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। Once logged into Tor or I2P, the most direct way to find pages on the dark web is to receive a link to the page from someone who already knows about the page। तो ये जो है नॉर्मली तुम टॉर में जाके भी तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास वो लिंक नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे पास वो लिंक आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली जो है तुम उसको जो है एक्सेस कर सकते हो। द डार्क वेब इज वेल नोन ड्यू टू मीडिया रिपोर्टिंग ऑन इलिसिट एक्टिविटी, क्योंकि जो मीडिया के जो रिपोर्टिंग्स हैं, ठीक है, जो लोग खबरी होते हैं वो यहाँ पे जो है खबर देते हैं। फिर उसके साथ साथ दैट ऑकर्स देयर, उसके साथ साथ मैलिशियस एक्टर्स यूज द डार्क वेब। जो मैलिशियस एक्टर्स हैं, जो लोग गंदे काम करते हैं, वो लोग ये डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं टू कम्युनिकेट अबाउट, सेल एंड और डिस्ट्रीब्यूट इलीगल कंटेंट और आइटम्स। जैसे ड्रग्स वहां पे बेचे जाते हैं, जो डार्क वेब है। इलीगल वेपन्स वहां पे बेचे जाते हैं, मैलवेयर एंड स्टोलन डेटा, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा भी जो है वहां से लीक होते हैं। However, just like the surface web, there are several legitimate activities। ऐसे बहुत सारे जो है अच्छे काम भी होते हैं। जैसे मान लो जो सरकार है उसको भी जो है मान लो बहुत सारे टिप मिलते हैं। जैसे मान लो कहीं पे अगर टेररिस्ट अटैक करने वाला है तो वहां पे मान लो हम लोग का जो IB है, रॉ है, उसको पता लग जाता है थ्रू दिस डार्क वेब कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो इसका जो है ऐसा नहीं कि इसका पूरा जो है नेगेटिव इफेक्ट ही है, इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है। सो हाउएवर जस्ट लाइक द सरफेस वेब देयर आर सेवरल लेजिटिमेट एक्टिविटीज ऑन द डार्क वेब एज वेल, including accessing information, sharing information, protecting one's identity and communicating with others। बहुत सारे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट ऑन द डार्क वेब टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज। तो बहुत सारे ऐसे जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग जो है डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कॉन्फिडेंशियल जो सोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो देखना अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आया था तुम्हारा हॉटस्टार में, नाम है फ्रीलांसर। उसमें देखना वो जो एक्टर था वो देखना वो एक रूम में जाता था एंड वहां पे वो डार्क वेब एक्सेस करता था ताकि बाकी किसी को पता ना चले कि वो किससे बात कर रहा है या फिर कौन सा वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज डार्क वेब, ठीक है। यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, घर में इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, और करना भी नहीं है और कर भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास वो लिंक मिलेगा भी नहीं, ठीक है। चलो देन डीप वेब वर्सेस डार्क वेब, डिफरेंस क्या है। तो देखो डीप वेब क्या है, यूजुअली यूज्ड फॉर लेजिट पर्पसेस। डीप वेब हम लोग नॉर्मली जो है लेजिट पर्पसेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब क्या है, मेनली इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीप वेब क्या है, टू एक्सेस डीप वेब यू रिक्वायर अ पासवर्ड एंड एनक्रिप्शन। उसके लिए जो है पासवर्ड चाहिए, ठीक है, और एक एनक्रिप्शन चाहिए, देन ओनली तुम जो है डीप वेब एक्सेस कर सकते हो। डार्क वेब क्या है, टू एक्सेस डार्क वेब यू रिक्वायर टॉर और अ सिमिलर ब्राउजर। कि नॉर्मल किसी ब्राउजर से तो तुम इसको एक्सेस कर नहीं सकते, उसके लिए क्या चाहिए, टॉर या फिर I2P जैसा वो ब्राउजर तुमको चाहिए, देन ओनली जो है तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। देखो इसका एक पिक्चर उठा लेना, देखो जैसे वो आइसबर्ग होता है ना, इंटरनेट का ये जो है ये अधूरा दुनिया है जो हम लोग को पता नहीं है। हम लोग जो है हम लोग सिर्फ इतना जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं, और यही जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है इसका 1% हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सोचो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग का 1% ज्ञान जो है हम लोग के पास, और वो भी नहीं है, 1% भी ज्ञान नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। तो बाकी जो ये जो पूरा दुनिया है ये जो है हम लोग के पास एक्सेसिबल नहीं है। देखो जैसे याहू हो गया, गूगल, रेडिट, CNN, बिंग, ये सब क्या है, सरफेस वेब में देखने को मिलेगा। कहीं पे मान लो जो एकेडमिक डेटाबेस है, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट, ये सब क्या है तुमको डीप वेब में देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली कोई एक्सेस कर नहीं सकता। अगर तुम्हारे पास अगर वो यूजर नेम पासवर्ड है, अगर तुम्हारा अगर एनक्रिप्टेड नेटवर्क है, देन ओनली तुम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी डार्क वेब में देखो जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल एक्टिविटीज, टॉर ब्राउजर का जो इस्तेमाल है
वो क्या है, हम लोगों को डार्क वेब में देखने को मिलता है। सो 96% ऑफ द कंटेंट ऑन द वेब जो है वो स्पेशली क्या है, डीप वेब एंड डार्क वेब कंस्टिट्यूट करता है। तो हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे वो क्या है, सिर्फ टोटल 100% में से क्या है, टोटल 4% हम लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं, एंड उसका 1% भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, 0.001% भी जो है हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन क्या होता है, अब देखो सर्च इंजन का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो सर्च इंजन क्या है, गूगल है। ठीक है, वेब सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्चेस, जिसके थ्रू हम लोग वेब सर्चेस करते हैं। जैसे google.com में अगर जाएं तो हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन निकालना है हम लोग क्या है, google.com से हम लोग निकाल सकते हैं। सो इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्चेस, दे सर्च द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब में जो भी वहां पे मान लो सिस्टमेटिकली जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है। जैसे मान लो एक वेब पेज है, इसमें अगर तुम अगर यहाँ पे लिखते हो कि अभी जापान का अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, मान लो यहाँ पे जापान का अर्थक्वेक अगर तुम यहाँ पे टाइप करते हो तो देखना सबसे पहले क्या है, मान लो इसका तुम्हारा द हिंदू का न्यूज आएगा, फिर मान लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आएगा, फिर मान लेते हैं जापान का कोई वेबसाइट का आएगा, फिर मान लेते हैं हमारे पीआईबी का न्यूज आएगा। तो एक के बाद एक जो है लिस्टिंग के थ्रू जो है वो हमारे यहाँ पे जो है सिस्टेमिकली जो है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। सो इट इज सो इन अ सिस्टमैटिक वे फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन अ टेक्सचुअल वेब सर्च क्वेरी, यानी कि ये क्या है, टेक्सचुअल बेसिस पे ही हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं। When a user enters a query into a search engine, जैसा हम लोगों ने ये क्वेरी किया है जापान का अर्थक्वेक, ये क्या है, क्वेरी है। So when a user enters a query into a search engine, the engine scans its index of web pages to find those that are relevant to the user's query. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जापान का अर्थक्वेक लिखा तो ये क्या है, जापान का अर्थक्वेक रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो पेजेस हैं वो हमारे सामने क्या है, वो प्रेजेंट कर दिए। द रिजल्ट्स आर देन रैंक्ड बाय रेलिवेंसी, देन ये जो रिजल्ट्स हैं सबसे पहले क्या है उसको रैंक किया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो सबसे पहले द हिंदू का आया, फिर इंडियन एक्सप्रेस का आया, फिर क्या है पीआईबी का आया। ठीक है, सो द रिजल्ट्स आर देन रैंक्ड बाय द रेलिवेंसी एंड डिस्प्लेड टू द यूजर। द इंफॉर्मेशन मे बी अ मिक्स ऑफ लिंक्स टू वेब पेजेस, या फिर इमेजेस भी हो सकता है उसमें, वीडियोस भी हो सकता है, इन्फोग्राफिक्स भी हो सकता है, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स। देन आ जाते हैं वेब क्रॉलर, या फिर उसे हम लोग स्पाइडर भी कहते हैं, या फिर उसे स्पाइडर बॉट भी कहा जाता है, या फिर उसे क्रॉलर भी कहा जाता है। इसके 4 नाम है, वेब क्रॉलर का 4 नाम है, वेब क्रॉलर, स्पाइडर, स्पाइडर बॉट एंड क्रॉलर। ये क्या है, ये एक इंटरनेट बॉट है दैट systematically browses the world wide web and that is typically operated by search engine for the purpose of web indexing और web spidering। इसको जो है यानी कि यहाँ पे जो एक के बाद एक जो रेलिवेंस के तौर पे जो है यहाँ पे हम लोगों को जो डेटा देखने को मिल रहा है तो वो किसके वजह से हो रहा है, वेब क्रॉलर के वजह से हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जैसे ही पूछा तो वहां पे देखो सबसे पहले आईएसबी का आ गया। ठीक है, आईएसबी का वेबसाइट आ गया, फिर देखो यहाँ पे अपग्रेड का वेबसाइट आ गया, फिर देखो यहाँ पे digiperform.in इसका वेबसाइट आ गया। अब क्या है, जिसका स्पॉन्सरशिप ज्यादा है, जो ज्यादा पैसा दिया है, ठीक है, मान लो ये जो आईएसबी है इसने गूगल को पैसा ज्यादा दिया है तो इसका वेबसाइट जो है सबसे पहले दिखाया जाएगा, देन अपग्रेड, देन यहाँ पे जो है digiperform.in उसका जो है वेबसाइट दिखाया जाएगा। एंड ये कौन करता है, तुम्हारा वेब क्रॉलर करता है, या फिर जिसे स्पाइडर कहा जाता है, या फिर जिसे स्पाइडर बॉट कहा जाता है। ठीक है, या फिर नॉर्मल क्रॉलर भी कहा जाता है यहाँ पे। देखो सिमिलरली मैकबुक प्रो अगर तुम लिखोगे तो यहाँ पे क्या है, एप्पल का वेबसाइट आ जाएगा। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जैसे देखो यहाँ पे कोर्सेरा का यहाँ पे वेबसाइट दिखा रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है एसईओ एंड एसईएम, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग। इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है बच्चों, क्योंकि आज टाइम हो गया है तो आज रखते हैं इतना ही देर तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया ना सबको, क्लियर है? चलो, निकिता, रेखा, साक्षी, पीयूषा, ठीक है, चलो बाय, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है, आ जाना।
कल मिलते हैं इसी टाइम पे, कल खत्म कर देंगे ये स्लाइड। ओके, थैंक यू एवरीवन।